आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। मैं फिर एक बार आप लोगों के साथ क्लास 12th बायोलॉजी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो यह चैप्टर 7 होगा और यूनिट 2 का थर्ड पार्ट है। मैं सभी वीडियो यानी यूनिट 1 का और यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैं दे चुका हूँ, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। यूट्यूब पर हमारा वीडियो पाने के लिए LCC सिकटिया सर्च करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो बच्चे परेशान हैं बायोलॉजी को लेकर के, उनको एडवाइस कीजिए। हम लोग इसके पिछले वीडियो में जितना भी कठिन था वो हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब हम जो भी पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान पढ़ेंगे। यानी हाई स्कूल जो पढ़े हैं हम लोग, 9th पढ़े हैं, सेम उसी पे आपका टॉपिक मिलेगा। बस थोड़ा से शब्द क्या मिलेंगे, अलग मिलेंगे, और उसको हम समझ जाएंगे, बस उसी के अनुसार चलेंगे। जो भी पढ़े हम लोग यूनिट 2 तक, अभी तक यानी सेकेंड पार्ट तक, थोड़ा सा लैंग्वेज क्या था, कठोर था, तो मैं उसको आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश किया और समझाया भी, शब्दों को तोड़ करके। अब इस वीडियो में ज़्यादातर क्या मिलेंगे, आसान मिलेंगे। बस थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा, आप खुद ही ऑटोमेटिक भागेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक कॉपी और पेन लें और कहीं बैठ जाएं, ठीक है। और पूरा जो वीडियो है आप अंतिम तक अवश्य देखिए, तभी ये चैप्टर क्लियर हो पाएगा, तभी हमारा टॉपिक भी स्पष्ट हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, यानी 1 घंटे 45 मिनट 50 मिनट का अंतराल में ही है वीडियो, ठीक है। चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा विकास। विकास क्या है देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। कम विकसित जीवों से अधिक विकसित जीवों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया विकास कहलाती है। वृद्धि और विकास अंतर मैं बार बार बताया हूँ कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। वृद्धि वह है जो यानी ये निरंतर चलता रहता है। जैसे आपके अंदर वृद्धि हो रही है, आप हमारे यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे LCC प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन आप में वृद्धि हो रही है, यानी ज्ञान का अर्जन हो रहा है, आप ज्ञान को हासिल कर रहे हो, ये वृद्धि हो गया। विकास क्या है, एक वह अवस्था जहाँ तक मतलब कि बढ़ता है, जैसे शरीर का आपका विकास होना, आपका शरीर बढ़ रहा है ना। जैसे आप बचपन में छोटे थे, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपके शरीर में विकास हो रहा है, ऐसे समझ लीजिए एकदम आसान भाषा में, उसी को विकास बोलते हैं। तो आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं कि विकास वह प्रक्रिया है या वह विकसित जीव है जो परिवर्तन होने की प्रक्रिया ही विकास कहलाती है। जो शरीर में परिवर्तन होता है वही तो विकास है। चाहे पेड़ पौधों में परिवर्तन होता है तो उसे क्या बोलेंगे, विकास बोलेंगे। यह बहुत धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है, यानी धीरे धीरे होता है। आपका ज्ञान वृद्धि है, वो तो हो सकता है फास्ट, स्लो भी हो सकता है, लेकिन विकास क्या है, ये धीरे धीरे होता है। देख लीजिएगा, एक भाई एक तो बढ़े नहीं है आप लोग को, आप लोग धीरे धीरे बढ़े हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, एक सीमा होता है, ये चलता ही रहता है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्मांड व पृथ्वी की उत्पत्ति। अब ब्रह्मांड जो पृथ्वी है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ है, क्लियर, इसको ब्रह्मांड बोलते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 20,000 करोड़ यानी 200 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में इसमें वायुमंडल नहीं था। क्या नहीं था, वायुमंडल नहीं था। पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी होती गई, उसमें यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जल वाष्प, मीथेन, डाइऑक्साइड एवं अमोनिया का निर्माण हुआ। क्लियर हुआ, यानी पृथ्वी पहले बहुत टेम्परेचर में था, और ज्यों ज्यों क्या हुआ, ठंड होता गया, तो वहाँ पे क्या हुआ, जल ठहरने लगे, जल वाष्प होने लगे, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गए, उपस्थित होने लगे, अमोनिया का निर्माण होने लगा। अर्थात कहने का मतलब, जो पहले पृथ्वी पे बहुत टेम्परेचर था, गर्मी था, जो जल होता था, बारिश होती थी या जल निकलते थे, वो क्या हो जाते थे, वो वाष्पन क्रिया द्वारा उड़ जाते थे, जल जाते थे। क्लियर। तो ज्यों ही टेम्परेचर कम हुआ तो क्या हुए, पृथ्वी पे जल भरना चालू हो गए। अब पृथ्वी पे जहाँ जहाँ गड्ढे थे वहाँ वहाँ पानी भरे, यानी बड़े बड़े गड्ढे, और वही किसका रूप ले लिए, तो समुद्र का आकार ले लिए, समुद्र का रूप ले लिए। क्लियर हुआ। जो आपके यही है जहाँ हम लोग रहते हैं, वहीं पे बरसात होती है, तो देखते हैं कि जहाँ 2-4 घंटा बरसात अगर अच्छी तरह से हो गई, वहीं पे पानी भर जाता है। तो ये पानी कहाँ जाता है, ये पानी खेतों से हो करके हमारे झील में जाता है,
झीलों का सहयोग लेकर के नदियों में जाता है और नदियों से कहाँ जाता है, समुद्र की ओर चला जाता है। सेम प्रोसेस वही है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों ने पानी को तोड़कर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को अलग कर दिया। देख लीजिए, हाइड्रोजन गैस है, सॉरी हाइड्रोजन ये आपका जल है और ऑक्सीजन क्या है, आपका गैस है, कर दिया। जो ऑक्सीजन ने NH3 क्या है भाई, आपको मैं बता चुका हूँ, ये अमोनिया है। क्या है, अमोनिया है। वह CH4 ये क्या होता है, आपका मेथेन होता है। क्या होता है, मेथेन के साथ मिलकर के H2O और CO2 तथा दूसरी गैस बनाती है। यानी क्या बनाती है, H2O यानी हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड बनाता है और साथ ही साथ CO2 क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ। चलिए, इस प्रकार धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत अन्य गैसों का निर्माण हो गया। क्लियर हुआ। मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको कि कितने भागों में बांटा गया है वायुमंडल को। मैं थोड़ा बता दूँ आपको। देखिए, वायुमंडल क्या है, वायुमंडल की संरचना के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित हुआ है, यानी 5 भागों में बटा हुआ है। जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होता है, यानी पृथ्वी के निचले स्तर से यह आरंभ होता है। जो कौन कौन होते हैं, पहला क्षोभ मंडल, उसके बाद से दूसरा है समताप मंडल, तीसरा क्या है मध्य मंडल, और चौथा क्या है वायुमंडल, और पांचवा क्या है बहिर्मंडल यानी बाहरी मंडल। देख लीजिए, इसमें मैं थोड़ा सा लंबा करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कैसे है। देख लीजिए, ये है क्षोभ मंडल जहाँ पे हम लोग रहते हैं। क्लियर हुआ। ये जो सिरा है आपका क्षोभ मंडल का है। इसके ऊपर क्या है, समताप मंडल है। क्लियर हुआ। उसके ऊपर क्या है, मध्य मंडल है। क्लियर हुआ। उसके बाद से क्या है, वायुमंडल है। उसके बाद से क्या है, बरही मंडल है, यानी सबसे बाहरी वाली मंडल है। ये कितना कितना लंबाई पे होता है, जानकारी के लिए हम जान लेते हैं। आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, जानकारी चाहिए तो हमको चाहिए ही। ये मतलब कि भूमि से जो निचला हिस्सा हम लोग पृथ्वी जहाँ रहते हैं वहाँ से 10 किलोमीटर एरिया पे से क्या होता है, एक सीमा बनाया गया है जहाँ से 50 किलोमीटर तक क्या होता है, समताप मंडल होता है जिसमें हवाई जहाज़ उड़ती हैं। नीचे वाले हिस्से में तो हम लोग रहते हैं जहाँ पे वर्षा, कुहा, ताप जहाँ पे होता है, यानी मौसम परिवर्तन घटना होती है, जहाँ पे हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, मनुष्य रहते हैं, उसको क्षोभ मंडल, जहाँ पे मतलब हवाई जहाज उड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, समताप मंडल। उसके बाद से मध्य मंडल है इसके ऊपर, ये कितने पे है तो 50 के ऊपर है। कब तक है तो 85 किलोमीटर तक है। उसके बाद 85 के ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल होगा। उसके बाद से बड़े मंडल होगा। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, इसको फिगर जरूर बना लेंगे ऐसे आप लोग, ताकि समझ में कभी ना कभी आएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या है, ये 5 परतों में बटा है। कौन, तो वायुमंडल। देखते हैं इसमें। अब क्षोभ मंडल क्या है, सबसे निचला जहाँ पर हम लोग रहते हैं। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका औसत 13 किलोमीटर ऊंचाई पे है। हम इसी मंडल में क्या रहते हैं जहाँ पे सांस लेते हैं, वायु में सांस लेते हैं। क्या होता है, और मौसम की लगभग सभी घटनाएं उपस्थित होती है जहाँ पे वर्षा, कुहरा और ओला इसी परत में होता है। क्लियर हुआ। किसमें, क्षोभ मंडल में जहाँ पे हम लोग रहते हैं। उसके ऊपर है समताप मंडल, मैं मीटर के साथ बता दिया हूँ। यह क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग होता है जो 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला होता है, जहाँ पे हवाई जहाज चलती है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। यहाँ पे किसी प्रकार की बादल वादल नहीं होते हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होता है, यानी यहाँ पे हवाई जहाज़ को ही उड़ाया जाता है, यानी बिल्कुल साफ मौसम होता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन परत, एक मिनट रुकिए, स्क्रीन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ओजोन परत गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। कौन,
समताप मंडल। यानी सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है जो हमें क्या करती है, बचाने का कार्य करता है। अब मध्य मंडल के बारे में पढ़ लेते हैं, देखते हैं। यह वायुमंडल की तीसरी सतह होती है। क्लियर। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। किससे? समताप मंडल से। इसके बाद से अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत से क्या होता है, इस परत में पाए जाते हैं। उल्का पिंड क्या होता है? तो यह उल्का पिंड कहाँ से बनता है? तो जो तारे टूटते हैं, उन जो टूट करके पृथ्वी की ओर आने का कार्य करते हैं, उसी को उल्का पिंड कहते हैं। वायुमंडल क्या है, देख लेंगे वायुमंडल के बारे में। यह बाहरी वायुमंडल में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ाता है। क्लियर हुआ। बाहरी वायुमंडल क्या है? जो मौसम जो है, जो वायुमंडल में ये क्या होता है, ताप को बढ़ाने का अत्यधिक तीव्र से बढ़ाता है, यानी अधिक बढ़ाने का कार्य करता है। जो वायुमंडल इस परत का एक भाग है जो 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जहाँ पर रेडियो संचार यानी कृत्रिम उपग्रह उपस्थित होते हैं। जहाँ से रेडियो, आपका टीवी सिग्नल पकड़ता है ना मोबाइल का, यहीं पे क्या होता है, रेडियो संचार उपस्थित यानी कृत्रिम उपग्रह उपस्थित होते हैं। क्लियर हुआ। मध्य मंडल में कहाँ है मध्य मंडल? मैं अभी दिखाया हूँ आपको, देख लीजिए मध्य मंडल, देख लीजिए मध्य मंडल। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, और भी जानकारी है जो आपको यहीं तक इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, एक मिनट रुकिए। यदि किसी को दिक्कत हो रही है तो अवश्य हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने सुझाव दें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी बच्चा नहीं जानता है उसको आप अवगत कराइए, क्योंकि यहाँ पे नंबर पाना हमारा क्या है, एक ज़िंदगी का उद्देश्य है, जिससे हमारे माता पिता क्या होंगे, एक उद्देश्य लेकर बैठे होंगे। यदि अच्छा नंबर आएगा तो हमारे माता पिता खुश होंगे, यदि अच्छा नंबर नहीं आएगा, कम नंबर आएगा, तो हमारे पड़ोसी खुश होंगे। क्लियर हो रहा है। यानी कहने का मतलब पास हो गए तो हमारे माता पिता खुश, फेल हो गए तो पड़ोसी खुश। बस ध्यान रखते हुए चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी होती गई, क्या हो गया, जल वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का निर्माण होता गया। सूर्य की पराबैंगनी किरणों ने पानी को तोड़कर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर दिया। जहाँ पे ऑक्सीजन ने NH3, ये क्या होता है, अमोनिया जो गैस होता है, वह CH4, ये क्या होता है, मेथाइन होता है, मिल करके हाइड्रो मोनोऑक्साइड का निर्माण किया। सॉरी, हाइड्रो मोनोऑक्साइड और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा गैस में बनाया। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत यानी ऊपरी सतह की परत अन्य गैसों का निर्माण हो गया। ओजोन परत पे अन्य प्रकार की क्या होती हैं, गैस मिलता है। पृथ्वी के और ठंडा होने पर जल वाष्प क्या हुए, निरंतर बरसात का रूप ले लिया। जो बारिश होता है उसका रूप लिया, यानी जो जो पृथ्वी ठंडी होती गई त्यों ही पानी की बूंदें जो थी, वाष्पन क्रिया जो उड़ रही थी, वह बरसात का रूप ले लिया। बरसात कैसा होता है, बरसात ये वाष्पन की प्रक्रिया जो होती है, यानी जो हम कपड़े धो करके मतलब धूप में डाल देते हैं, उसमें से पानी निखर जाता है। इसका मतलब क्या है कि वाष्पन प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, यानी गर्म होकर वाष्प बनकर हवा में उड़ जाता है। क्लियर हुआ। किसी को दिक्कत, रूप ले लेता है। और बादल क्या है, बादल यहाँ पे नहीं है, बादल के बारे में बता दे रहा हूँ। धूल कण के साथ मिले हुए हमारे वाष्पन जो जल वाष्प होता है, ये एक साथ मिले होते हैं, यही हमें प्राकृतिक में क्या दिखाई देते हैं, बादल का रूप दिखाई देते हैं। जिसने गहरे जगह को महासागर बना लिया। मैं अभी बताया हूँ कि जहाँ जहाँ पृथ्वी पे गड्ढे थे वहाँ पे वर्षा हुई, पानी भरा और क्या हुआ, सागर महासागर का रूप ले लिया। यह माना जाता है कि पृथ्वी के उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर ओजोन की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। क्लियर हुआ। किसी को दिक्कत, आगे चलते हैं। अब जीवन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, चलिए। पृथ्वी पर जीवन आज से लगभग 400 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। क्लियर। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इस परिनिम्नलिखित सिद्धांत के बारे में हम देखते हैं। पहला क्या है, स्पोर सिद्धांत। एक कौन सा सिद्धांत है, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार अनेक ग्रहों से ब्रह्मांड में स्पोर नामक कॉस्मिक कण आए, जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। क्लियर। दूसरा है स्वतः जनन, यानी स्वयं से जनन किस प्रकार से हुए, यानी मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ। इनके अनुसार कुछ कपड़े, रोटी
के टुकड़े से चूहे जैसे जानवर स्वतः उत्पन्न होते गए। क्लियर हुआ, यानी स्वयं ऑटोमेटिक उत्पन्न होते गए। मीठा या तरल खाद्य पदार्थ डालने से मक्खियाँ उत्पन्न हो गई। मक्खियाँ कहाँ हो गए, तरल पदार्थ छोड़ दीजिए, वहीं पे सड़े गले का क्या होगा, वहाँ पे मच्छर और मक्खियाँ ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाती हैं। परंतु यह संभव नहीं है। ये बताया जा रहा है कि उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन यह संभव नहीं है। क्या संभव है? लुई पास्कर ने यह स्वयं बताया कि जनन सिद्धांत को गलत साबित करने हेतु जीव उत्पत्ति क्या है, अर्थात पूर्व में निर्मित जीव से ही नए जीवों का निर्माण हुआ है। अर्थात इन्होंने क्या कहा है कि जो सड़न गड़न की क्रिया होती है उससे क्या होते हैं, मक्खियाँ और ये जो आपके मच्छर हैं इससे उत्पन्न होते हैं। लेकिन लुई पास्चर ने ये बताया कि नहीं, इनके जनन क्रिया द्वारा ये उत्पन्न हुए हैं, यानी इनके माता पिता थे, इनसे ये उत्पन्न हुए हैं। अपवादित बातें हैं, इसमें कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किया है जो प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया है। उन्होंने क्या बताया, 2 फ्लाई लिए जिनमें मृत ईस्ट रखा, जिनमें 2 मृत ईस्ट रखा। एक फ्लाई को खुला रख दिया, जबकि दूसरा फ्लाई को गर्दन के सिरों से क्या किया, गर्म कर दिया, जो ऐस आकार में कर दिया। इसके बाद से क्या किए, वह उसे बंद कर दिए, एक प्रिज्म में बंद कर दिए। अपने प्रयोग से उसने पाया कि फ्लाई को खुला छोड़ा था, उसमें वह उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया, एक मिनट स्पीकर को हटा दीजिए, बता दे रहा हूँ क्या उत्पन्न हो गया। चलिए देख लेते हैं। जीवन की उत्पत्ति हुई, अर्थात पूर्व में निम्नलिखित जीव से ही नष्ट क्या हुए, थोड़ा छोटा करूं, रुकिए थोड़ा। चलिए, जो नए जीवों की उत्पत्ति होती गई। इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया। क्या किया, उन्होंने 2 फ्लास्क लिए जिनमें मृत ईस्ट रखा। एक फ्लास्क को खुला रख दिया, जबकि दूसरे फ्लास्क की गर्दन को मोड़कर एक ऐसा आकार कर दी और इसे जीवाणु रहित करके आगे से बंद कर दिया। उसने अपने प्रयोग से यह पाया कि जिस प्रिज्म में फ्लास्क को खुला छोड़ा था उसमें रखे मृत ईस्ट में नए जीव उत्पन्न होते गए, क्योंकि उसे जीवाणु रहित नहीं किया गया था, जबकि दूसरे फ्लास्क में जीव उत्पन्न नहीं हुए। यानी कहने का मतलब कि 2 फ्लास्क लिए, एक में बंद कर दिया और एक को खुला छोड़ दिया। तो जो खुला छोड़ा उसमें तो बच्चे मतलब कि उनके जड़ से जीवाणु उत्पन्न हो गए, कीट उत्पन्न हो गए, लेकिन जिनको बंद किया उसमें नहीं हुआ। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। नोट्स बना लीजिए थोड़ा से, मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको क्लियर करके दे रहा हूँ। अगला है ओपरेन यानी हाल्डेन का सिद्धांत क्या है, दूसरा। इस सिद्धांत के रूप में वैज्ञानिक AI ऑपरेन और इंग्लैंड के वैज्ञानिक JBS हाल्डेन ने प्रतिपादित किया कि, यानी यह बताया कि इनके अनुसार महासागर में जीवन का प्रारंभ हुआ। किनके अनुसार, कि जो आपको भी मैं बताया हूँ कि जो फ्लास्क था उसे 2 बीकर में बंद किया गया था, एक बीकर में बंद किया गया था और एक को खुला छोड़ा गया था। तो उसके अनुसार क्या हुए, ये प्रारंभ हुए थे। उस समय पृथ्वी का तापमान ज़्यादा था, लेकिन वायुमंडल में क्या क्या थे भाई, तो आपका वायुमंडल में क्या था ये, हाँ, मेथाइन और क्या था, अमोनिया था। क्या था, मेथाइन और अमोनिया था। जो गैस क्या है, कम और ज्वालामुखी ज़्यादा थे, यानी वहाँ पे गैस कम थे लेकिन ज्वालामुखी अधिक था। ज्वालामुखी क्या होता है, यानी स्वतः पिघलने का कार्य करता है, इसमें आग लग जाती है और क्या होता है, स्वतः पिघलने का कार्य करता है। यानी ऐसा ज्वालामुखी जिनमें ऑटोमेटिक पहाड़ों में आग लग जाती है, किनके, गर्म होने के कारण, और वो आग ही बहता है, पानी का रूप ले लेता है। क्लियर हुआ। इस समय वातावरण में ना के बराबर है, यानी इस समय तो बहुत कम देखने को मिल रहा है, इसीलिए जीव भी क्या है, आवासीय थे। एक प्रकार से आप समझ सकते हैं ऐसे कि ज्वालामुखी के कारण ही क्या होते हैं, हमें कोयला भी प्राप्त होता है, ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि ये भी बताता है कि जो तत्व का खोज होता है ये ज्वालामुखी के, इसका मेन मतलब कि मेन इसका कारण भी होता है। आगे चलेंगे। मिलर का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत को
एल.एस. मिलर ने सन 1953 में क्या किया था, अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि इन्होंने एक फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन को रखा और उबलते हुए पानी के भाप के साथ 800 डिग्री सेल्सियस को 2 टंगस्टन के इलेक्ट्रॉन के स्पार्कल कराया, यानी एक दूसरे में क्या कर दिया, उसको रख दिया। इलेक्ट्रोड को इन्होंने ऊर्जा के स्रोत के रूप में ले लिया, यानी इलेक्ट्रोड को ऊर्जा के रूप में ले लिया। अब क्या हुआ इसमें देख लेते हैं थोड़ा से, क्लियर, आगे चलते हैं। प्रयोग के 18 दिन बाद फ्लास्क में जो द्रव पाया गया उसका विश्लेषण करने पर उसमें ग्लाइसिन, इलेनाइन व एस्पार्टिक अम्ल जैसे सरल अमीनो अम्ल पाए गए और इसके अलावा फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल आदि कार्बनिक अम्ल पाए गए। क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत? और साथ ही साथ यह शर्कराएं, नाइट्रोजन, क्षार व वर्णक भी पाए गए। इस प्रयोग में यह माना गया कि ब्रह्मांड में कहीं न कहीं ऐसी अभिक्रियाएं हुई जिससे अकार्बनिक से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ और कार्बनिक अणुओं से जीवन का प्रारंभ हुआ। यानी मिलर के सिद्धांत कहते हैं कि कार्बनिक के अणुओं द्वारा ही क्या हुआ, जीवन का आरंभ हुआ। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। जैव विकास के प्रमाण थोड़ा देख लेते हैं। जैव विकास का प्रमाण, पृथ्वी पर जीवों के जन्म व उनके विकास को ही जैव विकास कहते हैं। यानी पृथ्वी पर जो जीव जन्म लेते हैं और वो विकास होते हैं, यानी अधिक मात्रा में बढ़ने की प्रक्रिया को ही विकास कहा जाता है। वर्तमान में यह सिद्ध किया जा चुका है कि सभी जीवों का विकास दूसरे जीवों से विभिन्नताओं के कारण जैव विकास से हुआ है। यानी यहाँ तक ये भी माना गया कि सभी जीवों का जो विकास हुआ है वो दूसरे जीव से ही विभिन्नता, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते ना रहने के कारण ही जैव विकास हुआ है। इस प्रक्रिया का अध्ययन विभिन्न प्रमाणों की सहायता से की जाती है। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला है तुलनात्मक आकारिकी व शारीरिक संरचना का प्रमाण, यानी शरीर की संरचना जो हुई है किसका परिमाण रहा। तो पहला जीवाश्म विज्ञान का परिमाण रहा है। अवशेषी जो अंग के परिमाण रहे, अवशेषी अंग नहीं समझते हो। संयोजन की कणिकों के प्रमाण। क्लियर, अगला है तुलनात्मक भौतिकी से प्रभाव जंतुओं के भौगोलिक वितरण के प्रमाण। क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ, आगे चलते हैं। अब तुलनात्मक आकारिकी व शारीरिक संरचना का प्रमाण क्या है। पहला है जंतुओं में शारीरिक संरचना 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है, देखिए। पहला क्या है, समजात, जो समान जाति के होते हैं। देख लीजिए, जंतुओं के ऐसे अंग जिनकी संरचना समान होती है किंतु उनके कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनको समजात अंग कहते हैं। यानी जात तो समान होता है, यानी मान लीजिए कि हम पुरुष हैं तो पुरुष का जात एक हो गया, लड़का हो चाहे वृद्ध हो, वो मतलब कि मतलब कि हम लोग पुरुष हो गए। अब पुरुष में क्या है, उनकी संरचना जो है वो क्या है, समान होती हैं और उनका कार्य अलग अलग होता है। ऐसा समझ लीजिए, कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, कोई पुलिस अधिकारी है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई किसान है, तो क्या है, उनका कार्य अलग अलग है। उदाहरण में देख लेते हैं वही चीज़, जैसे मनुष्य का हाथ, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग की रचना समान होती है किंतु इसके कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत, आगे चलते हैं। समवृत्तीय अंग क्या होता है, जंतु के ऐसे अंग जिनके कार्य समान होते हैं, जिनका कार्य केवल समान होगा परंतु उनका आंतरिक संरचना भिन्न होती है, उसे समवृत्तीय अंग कहते हैं। जैसे कीट, पक्षी, देखिए कीट भी उड़ता है और पक्षी भी उड़ते हैं, लेकिन क्या है, उनका आंतरिक संरचना यानी छोटा बड़ा समान नहीं है। चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं किंतु इनकी रचना अलग अलग है। देख लिए, स्पष्ट हुआ, आगे चलते हैं। बस समझते रहिए, बायोलॉजी को रटना नहीं है, केवल शब्द और हेडिंग दिमाग पर रखिए, याद रखिए, बाकी आपको अपने मन से बना देना है। जो आप बोलोगे, जो आप लिखोगे वो सत्य होगा, सही होगा, बस अपने दिमाग से बनाकर लिखो। प्राचीन जीवों के अवशेष हमें चट्टानों के बीच दबे मिलते हैं। यानी प्राचीन जीवों का अवशेष, यानी कुछ ऐसे जीव थे उस समय जो मृत हो गए, लुप्त हो गए और वो चट्टानों से दब गए, आज भी खुदाई के समय मिलते हैं, जिसे जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म ईंधन, जैसे पेड़ पौधे जीवाश्म ईंधन है।
इसके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जीवाश्म जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करता है। जैसे कोयला है, भाई कोयला कहाँ से निकल रहा है, कभी ना कभी यहाँ पे मृत हुआ होगा, लुप्त हुआ होगा, यानी यहाँ पे ज्वालामुखी आया होगा, जल गए होंगे और क्या होंगे, वही कोयला का रूप ले लिया गया होगा। क्लियर। जैसे आर्कियोपटेरिक्स, डायनासोर, आदि मानव आदि के जीवाश्म जैसे विकास के लिए अच्छा प्रमाण है। अब डायनासोर भी लुप्त हो रहे हैं। क्लियर। आदि मानव लुप्त हो गए, जिससे आप लोग मानव का रूप ले लिए। आगे देखिए, अवशेषीय अंग के प्रमाण क्या है। ऐसे अंग जो पहले कार्य किया करते थे परंतु अब केवल अवशेष के रूप में रह गए हैं। जैसे आपका कान, पहले काम करते थे पंखे डुलाने का, हवा खाने का, मक्खियों को भगाने का, लेकिन आजकल क्या है, इसमें छोटे हो गए हैं, उसे अवशेषीय अंग कहते हैं। अवशेषीय अंगों का जैव विकास का महत्व प्रमाण क्या है, इसमें कुछ दिए गए हैं। मैं बता दे रहा हूँ एक चीज़ और, कि जिन अंगों का उपयोग किया गया वह अंग हमारे बड़े होते गए। जैसे हाथ से कार्य करना, हाथ हमारे लंबे होते गए। क्लियर। कान से कोई कार्य नहीं था तो क्या हो गए, छोटे हो गए। क्लियर। आगे चलते हैं। पहला क्या है, कृमिरूपी परिशेषिका क्या होती है। यह शाकाहारी जीवों में होती है, यानी जो शाकाहारी होते हैं, जो मांस वगैरह नहीं खाते हैं, शुद्ध शाकाहारी में बकरी, गाय शाकाहारी हो गया। इसके द्वारा सेलुलोज का पहचान होता है, परंतु मनुष्य के पूर्वज शाकाहारी प्राणी थे। पहले क्या थे, शाकाहारी प्राणी थे, लेकिन सेलुलोज की कमी होने के कारण, सेलुलोज शरीर में होता है, उसकी कमी होने के कारण क्या हो गए, अवशेषीय अंग के रूप में रह गए। क्लियर। बी है, निषेचक पटल क्या होता है। यह मनुष्य के नेत्र के भीतरी पाई जाती है, निषेचक पटल। क्लियर। यह नेत्र यानी आँख के भीतर पाए जाते हैं, लेकिन यह मानव के लिए अनुपयोगी परंतु मेढक, पक्षी आदि के लिए उपयोग है। मेढक और पक्षी के लिए क्या है, उपयोगी है। यानी इसका क्या कहने मतलब कि ये इनकी पुतलियाँ हिलती नहीं है, ये अपने सिर को हिलाते हैं। जैसे उल्लू है, तो उल्लू अपने मनुष्य के समान आँखों को हिला लेता है, मनुष्य बिना सिर को हिलाए हुए देख लेता है अपने आँखों के सहारे। लेकिन कुछ ऐसे थे जो समाप्त हो गए, पुतलियाँ, जिसको निषेचक बोला गया है। ये आँख पर पाया जाता है और ये हमारे अंदर है, ये पक्षियों में नहीं है, केवल उल्लू को छोड़कर। औकत दांत क्या है। औकत दांत यह मनुष्य में तृतीय लोमर दंत की उपस्थिति होती है, यानी तृतीय भाग होता है, जो डियाई कीवी के रूप में जाना जाता है। यह शुतुरमुर्ग ऐसी पक्षी है जिनके पंखों तो होते हैं परंतु उनमें उड़ने का सक्षम नहीं होता है। यह क्या है, डियाई, जो कीवी एक पक्षी है और शुतुरमुर्ग एक पक्षी है। क्लियर। तो कीवी पक्षी और शुतुरमुर्ग पक्षी में क्या होता है, पंख तो हैं लेकिन उड़ने में असहायक होते हैं, उसको अदक दांत कहते हैं, अकल दांत कहते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं, संयोजक कड़ियों के प्रमाण क्या है। ऐसे जीव जिनमें दो वर्गों या दो जातियों के लक्षण पाए जाते हैं, दो वर्गों के जीव हो अथवा दो अलग अलग लक्षण पाए जाएं, यानी दो जातियों के लक्षण पाए जाते हैं। दोनों वर्गों के बीच कड़ी संयोजक कड़ी कहलाती है, यानी दोनों वर्गों के बीच जो जुड़ा होता है उसको क्या बोलती है, कड़ी कहलाती है। कड़ी कैसे समझ लेंगे, मान लीजिए एक वर्ग ये हो गया और एक वर्ग ये हो गया, और जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये ऐसे आकार में ले लेंगे, संरचना आकार में, तो क्या हो गया, इसे हम कड़ी बोलेंगे। अब इनके देखेंगे, इनके रूप की है, जैसे विषाणु, यूग्लिना, पेरिपेट्स और नियोपिलिन, ये हैं। विषाणु सजीव निर्जीव के बीच संयोजक करती है। क्लियर हुआ। जो विषाणु होते हैं वह सजीव और निर्जीव दोनों में संयोजित होती है, एक कड़ी होती है। यूग्लिन क्या होता है, यह जंतु और पौधों के बीच संयोज करता है, यानी जंतु और पौधे से क्या होता है, एक दूसरे से मिला होता है। पेरिपेट्स क्या होता है, यह एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के विकास को प्रमाणित करता है, यानी बढ़ने की प्रक्रिया को विकास करता है, इसलिए इसे एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी कही गई है। नियोपिडिन क्या है, यह एनेलिडा व इनके मध्य होने वाले कड़ी को जोड़कर रखता है, क्या, नियोपिडिलिन। क्लियर। आगे चलते हैं।
आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? यह पक्षी तथा सरीसृप के बीच संयोजक होता है। यानी यह पक्षियों और सरीसृप क्या होता है? जो सरकते हैं, सर्प, इनके बीच का संयोजक कड़ी होती है। एकिडन क्या होता है? एक्डिना, इसे सरीसृपों तथा स्तनियों के बीच उपस्थित होता है। क्लियर? सरीसृप तथा स्तनियों के बीच उपस्थित होता है। पांचवा क्या है? तुलनात्मक भ्रूणिकी प्रभाव। इसको देख लेते हैं। अलग अलग जीवों में विभिन्न प्रकार के भ्रूणों का विकास होता है। भ्रूण पढ़ा चुका हूं मैं। कुछ जातियों में भ्रूण को पहचान मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें अत्यधिक समस्याएं पाई जाती हैं। इनका विकास होने पर ही इनको पहचाना जा सकता है, यानी जो ही बड़े होंगे तभी पहचान में आता है, इसके पहले नहीं हो जाता है। जैसे क्या हो गया? महली, सुअर, कछुए, मुर्गे, मनुष्य के भ्रूण लगभग एक समान दिखाई देते हैं। इसकी आधार पर कहा जाता है कि मनुष्य का विकास मछली जैसे प्राणी से प्राप्त हुआ है। यानी कहने का मतलब कि मनुष्य का जो निर्माण हुआ है, मनुष्य जो पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, उत्पन्न हुए हैं, वह मछली के भांति थे। पहले मछली थे, फिर क्या हुए? वो मनुष्य के रूप में बन गए। बायवेयर ने इसी आधार पर बायोजेनेटिक नियम का प्रतिपादन किया। कौन? बायवेयर ने बायोजेनेटिक नियम का प्रतिपादन किया। आगे देख लेते हैं इनका बायोजेनेटिक नियम क्या है। इस नियम के अनुसार भ्रूण में पहले सामान्य लक्षण, बाद में विशेष लक्षण दिखाई देते हैं। इस नियम को बेयर का नियम कहा जाता है। सन 1866 में अर्नेस्ट हैकल द्वारा इस नियम को बायोजेनेटिक कहा गया। इसमें जंतु अपने पूर्वज के भ्रूणीय लक्षणों की जगह वयस्क लक्षणों को दोहराते हैं, इसीलिए इन्हें पुनरावृत्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी बायोजेनेटिक क्या होता है? पुनरावृत्ति का सिद्धांत होता है जो पूर्वज के अनुसार दोहराया जाता है। यानी उनके पूर्वज में जो था वही पुनः इस समय भी है। 6 नंबर क्या है? भौगोलिक वितरण के प्रभाव क्या है, यानी परिमाण क्या है? इसका पढ़ लेते हैं। परिमाण में भौगोलिक, यह जैव विकास को प्रमाणित करता है। क्लियर? शेर और हाथियों केवल भारत और अफ्रीका में पाए जाते हैं और किसी देश में नहीं उपस्थित होते हैं। तीसरा है जेबरा, जिराफ व दरिया घोड़ा केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। चौथा, कुछ शुतुरमुर्ग अफ्रीका में तथा कुछ अरब में भी पाए जाते हैं। पांचवा, डार्विन ने अमेरिका के 14 द्वीपों में गैलेपेगास द्वीप की चिड़ियाओं का अध्ययन किया। उन्होंने चोंच में मौलिक अंतर पाया और इस अंतर को ही अलग वातावरण व परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ। यानी ये बताया गया कि इनके वातावरण के अनुसार इनके चोंच क्या हुए? अलग अलग हो गए। इन चिड़ियों को डार्विन की फिंचे कहते हैं। डार्विन की फिंचे कहते हैं कि नहीं चिड़ियों को। यानी चोंच के बारे में जो बताया गया, किसी देखेंगे लंबा होगा, किसी का चपटा होता है ना, किसी का इस आकार का होता है। तो अलग अलग होने के लिए वो किसको निर्धारित किया? तो वातावरण को बताया गया कि यहाँ के वातावरण ऐसा ही है जहाँ पे इनका चोंच अलग अलग हुआ। यहाँ पे बताता हूँ, शेर और हाथी का भारत और अफ्रीका में पाया जाता है। यहाँ मौसमी प्रभाव वातावरण के अनुसार। जेबरा, जिराफ, दरिया घोड़ा ये केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत में भी मिल रहे हैं जिराफ, लेकिन कम मात्रा में है। शुतुरमुर्ग जो है वह अरब में। क्लियर हुआ? डार्विन ने अमेरिका में 14 द्वीपों को गैलीपाग द्वीप कर चिड़िया का अध्ययन किया था, जो चोंच के बारे में बताए थे। कौन किए थे भाई? तो गैलेपेगास द्वीप पे खोज हुआ था। और कौन किए थे? डार्विन ने किए थे। किन पे? चिड़ियों के चोंच पे अध्ययन किए थे। डार्विन ने चिड़िया के चोंच पे अध्ययन किए थे। क्लियर? आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लाइफ के लिए, पूछा जाता है क्वेश्चन ये। प्राकृतिक वर्ण या योगतम की उत्तरजीवी क्या है इनका? यानी जीवित रहने के लिए किस पर आधारित होते हैं? जो जीव वातावरण के अनुकूल रहने में योग्य होते हैं, यानी उन वातावरण में रहते हैं, वही जीव पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। यानी वातावरण के अनुसार वो अपने शरीर को उस वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। यानी सर्दी में सर्दी आकार का, गर्मी में गर्मी तापमान सहने के लिए, बरसात में बरसात में, तो वह क्या होंगे? वो जीव वहीं पे रहना चालू कर। जैसे भारत में ठंडी, गर्म और बरसात तीनों ऋतु हैं।
समान है। इसमें क्या करते हैं, मनुष्य अपने स्थिति के अनुसार बदल लेते हैं। यानी मौसम चेंज हुआ ठंडी का तो अपना अपने क्या करेंगे, उस रूप में आ जाएंगे। ठंडी गर्मी होगा तो उस रूप में वो लोग अपने वातावरण के अनुसार चेंज कर लेंगे। बरसात होगा उसमें अपने वातावरण के अनुसार चेंज कर लेंगे। तथा जो जीव वातावरण के प्रतिकूलन रहते हैं वह धीरे धीरे पृथ्वी से नष्ट होते जाते हैं। यानी यह भी बताया जा रहा है कि जो जीव यानी वातावरण के अनुकूलित रहते हैं, यानी अनुकूलन, तो क्या होते हैं, वो लुप्त होते जा रहे हैं, बहुत कम मात्रा में दिखाई पड़ रहे हैं। डार्विन ने इस प्रक्रिया को प्राकृतिक वर्ण कहा है, यानी प्रकृति का दिया हुआ कहा है, जबकि हर्बर्ट स्पेनर ने इसे योगात्मक की उत्तरजीविता नाम दिया है। यानी जब तक ये मतलब कहने का मतलब वातावरण रहेगा जिसके अनुसार, तभी तक ये जीवित रहेंगे। जो ही वातावरण खत्म हो जाएगा ये लुप्त हो जाएंगे, मारे जाएंगे। क्लियर। उदाहरण में जैसे देख लेंगे, रेगिस्तानी जिराफ, ये वातावरण के अनुसार होते हैं, यानी जहाँ पे ठंडी उंडी पड़ेगा तो ये लुप्त होना शुरू कर देंगे, मर जाएंगे। प्राकृतिक वर्ण के पक्ष में उदाहरण कुछ दिया गया है। प्राकृतिक वर्ण एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों के गुणों का चयन होता है, जिसे वे प्रकृति में अनुकूलित हो जाते हैं। इनमें निम्न उदाहरण से द्वारा बताया गया है, समझाया गया है। देख लेते हैं उदाहरण क्या क्या बताया गया है। जैसे डेवनपोर्ट के अनुसार क्या बताया गया है, इन्होंने डेवनपोर्ट ने बताया कि सफ़ेद, काले व झब्बेदार चूजों पर प्राकृतिक वर्ण का प्रयोग किया और उन्होंने पाया कि काले व सफ़ेद चूजे अपने आप को जीवित यानी जमीन में नहीं दिपा रहे हैं, यानी छुप नहीं रहे हैं, जमीन के अंदर नहीं जा रहे हैं। इससे वे पक्षी शिकारी का शिकार बन जाते हैं तथा उनकी संख्या कम होती जाती है। किनका? सफ़ेद चूजे का। परंतु धब्बेदार चूजे जमीन में छिप जाते हैं। जिनके धब्बेदार होते हैं वो जमीन में क्या होते हैं, जमीन आकार का होते हैं, मिट्टी रंग का होते हैं, वो छुप जाते हैं, इसीलिए वे शिकारी से बचे रहते हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। क्लियर। अर्थात प्राकृतिक धब्बेदार चूजे की वातावरण करती है, यानी सुरक्षा जो करता है कौन करता है, वातावरण ही करता है। क्लियर। आगे देखते हैं। अनुकूली विकिरण क्या होता है? जब एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों का विकास होता है, यानी एक ही पूर्वज से विभिन्न जातियों का विकास होता है तो इसे अनुकूली विकिरण कहते हैं। इसमें एक ही जाति से विभिन्न जाति का विकास होना ये अपसारी जैव विकास भी कहलाता है। यानी एक ही पीढ़ी से, मान लीजिए एक ही पीढ़ी से अलग अलग जाति का निर्माण हो जाता है, उसी को अनुकूलित विकिरण कहते हैं। क्लियर। लक्ष्य कोचिंग क्लासेज जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे सिलेबस वाइज चलता है, जो बाउंडेशन कोर्स होता है, साल में 2 बार ये क्लासेज चलते हैं यहाँ पे। क्लियर। देख लेते हैं थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे डार्विन की फिंचे। क्लियर। डार्विन की फिंचे यानी जो उनका डार्विन ने खोज किया था चिड़िया पे, तो उनके किस पे, चोंच पे किया था। जैव विकास क्या है? जैव विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो छोटे जीव होते हैं उनमें विकास की दर ज़्यादा तेज़ी से होती है, जबकि यह दर बड़े जीवों में बहुत धीमी होती है। जैव विकास होने में हजारों वर्ष का समय लग जाता है, यानी जैव विकास होने के लिए 1000 वर्ष की आवश्यकता हो जाती है। क्लियर। जिसको जैव विकास कहा जाता है। जैव विकास का सिद्धांत क्या है देख लेते हैं। लैमार्कवाद है पहला, दूसरा डार्विनवाद है, तीसरा उत्परिवर्तनवाद है। पहला पढ़ते हैं लैमार्कवाद क्या है। लैमार्कवाद के बारे में, लैमार्कवाद फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक जेबी लैमार्क ने सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में जैव विकास के अपने विचारों को अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया और इसे लैमार्कवाद वंशागति सिद्धांत कहा। क्लियर। लैमार्कवाद के बिंदु हैं, इनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या बिंदु बताए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। पहला है लैमार्कवाद के अनुसार जीवों की संरचना कायकी उनमें व्यवहार पर वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। क्लियर हुआ। यानी जो बने होते हैं उनका कायिक प्रक्रिया होती है, जो व्यवहार होता है किस पे होता है, वह वातावरण पे निर्भर करता है। दूसरा, परिवर्तित वातावरण के कारण जीवों के अंगों का उपयोग ज़्यादा अथवा कम होना, अंगों का उपयोग अधिक होना, ये अधिक विकसित हो जाते हैं
तथा जिनकी उपयोग नहीं होता है वो धीरे धीरे हाथ से हो जाते हैं। यानी ह्रास मतलब क्या, यानी लुप्त हो जाना, खत्म हो जाना। अभी मैं बताया जैसे कान पे आप लोग को एग्जाम्पल, वैसे ये जीव जंतुओं के बारे में। तीसरा है वातावरण के सीधे प्रभाव से या अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण परंतु शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें उपर्जित लक्षण कहते हैं। उपर्जित लक्षण क्या है, जो शरीर में जिस अंग से कार्य किया जाए वो विकसित हो जाए वही उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। जंतुओं के उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं। ऐसा लगातार होने से कुछ पीढ़ियों के पश्चात उनकी शारीरिक संरचना बदल जाती है तथा एक नए प्रजाति का भी विकास हो जाता है। क्लियर। उदाहरण में जैसे जिराफ की लंबाई गर्दन, यानी क्या हुए, जिराफ की गर्दन लंबी क्यों हो गई, क्योंकि रेगिस्तान में जो कटीले बबूल का पेड़ पाए जाते हैं वो क्या है, वो लंबे लंबे होते थे और जिराफ छोटे थे। उन्होंने डे बाय डे यानी प्रतिदिन अपने गर्दन को बड़ा करके खाने का प्रयास किया उनके पतियों को, और धीरे धीरे क्या हो गए, उनके गर्दन बड़े हो गए। क्लियर हुआ। अग्रपाद में यानी उनके अगले जो पैर से बड़ा किए। जिराफ पेड़ों की फुनगियों की पत्तियों को चरने के लिए अपने गर्दन की लंबाई बढ़ाकर अनुकूलन कर लिया। वही मैं बताया। सांपों में पैरों का विलुप्त हो जाना। अब सांप जो थे उनका पैर तो था पहले, लेकिन वो रेंगने का काम करते थे, तो भी धीरे धीरे क्या हो गए, लुप्त हो गए। अब लैमार्कवाद का खंडन क्या है देख लेते हैं। खंडन। लैमार्कवाद में कई वैज्ञानिकों ने खंडन किया। उन वैज्ञानिकों के अनुसार उपार्जित लक्षण वंशागति नहीं होता है, यानी उन्होंने बताया कि वंश के अनुसार चलने वाला लक्षण नहीं होता है। इसकी पुष्टि के लिए जर्मन वैज्ञानिक बीजमैन ने 21वीं पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काट कर यह प्रदर्शित किया कि कटे पूंछ वाले चूहे का संतान पूंछ पाई जाती है। अर्थात उन्होंने इसे सिद्ध करने के लिए लैमार्कवाद का खंडन किया, बताया कि क्यों जन्मजात होता है। तो उन्होंने 21 बार क्या किए, चूहे की पूंछ काटा और कहा कि जो नए जन्म होगा जो चूहे का वो भी बिना पूंछ का होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वह उनके संतान में पूंछ पाई गई। क्लियर। डार्विनवाद क्या है, जैव विकास पर दिया गया दूसरा सिद्धांत डार्विनवाद कहलाया। इसका मुख्य बिंदु क्या क्या है देख लेते हैं। अतिजनन। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जाति संतान की उत्पत्ति करती है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी उनका अस्तित्व बना रहे। पर्ल ऑयस्टर की एक मादा एक बार में 10 लाख अंडे देती है। क्लियर हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि अतिजनन की जो प्रक्रिया होती है वह प्रत्येक जाति में होती है, संतानी उत्पन्न करने वाले में होती है, जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें अस्तित्व बना रहता है, यानी चलता रहता है वो प्रक्रिया। जैसे मादाएं हैं, बच्चे पैदा करती हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, मादा बच्चे ही पैदा करती हैं। पर्ल आयस की एक मादा, यानी पर्ल आयस की एक मादा जो 10 लाख अंडे देती हैं। क्लियर हुआ। अस्तित्व के लिए संघर्ष क्या किए इन्होंने, यानी अस्तित्व बताया इन्होंने कि प्रत्येक प्राणी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। यानी अस्तित्व यानी रहने के लिए, मतलब कि जो भी प्रक्रिया है, यानी खान पान रहन के लिए कुछ ना कुछ क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे। जिनको संघर्ष करने के लिए भोजन, आवास, साथी, जनन क्रिया के लिए क्या है, आदि के लिए ये होते हैं। यानी रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, साथी दोस्त यार, जनन के लिए यानी एक दूसरे से मिलने के लिए, प्रजनन प्रक्रिया करने के लिए क्या किए, अस्तित्व का संग्रहण किए। इसके कई ठो मतलब कि पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट अंतः जातीय संघर्ष के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें एक जाति के ही सदस्यों के बीच जीवन संघर्ष होता है क्योंकि सभी की ज़रूरतें जैसे पोषण, जनन, आवास समान होते हैं। क्लियर हुआ। अंतर्जातीय संघर्ष क्या होता है, अंतर्जातीय जो इनके अंदर होते हैं। जैव समुदाय में अनेक जातियों के जीव पाए जाते हैं। जैव समुदाय में अनेक जातियों के जीव पाए जाते हैं, यानी अलग अलग जाति के, जो पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मान लीजिए ऐसे समझ लेंगे साधारण भाषा में कि हमारे जो पिता हैं तो उनके 2 बच्चे हुए, एक लड़की और एक लड़का। वह किस पर निर्भर हुए, तो अपने माता पिता पे निर्भर हुए। क्लियर। पोषण के लिए जो एक दूसरे पर क्या हुए, निर्भर रहते हैं। क्लियर। वातावरण संघर्ष क्या है,
यह संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण है जो जीवों को प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, यानी सीधा और घुमा फिरा करके वातावरण कारकों को जीवों को प्रभावित करते हैं, जैसे ताप, वर्षा, प्रकाश आदि। यानी कुछ ताप से भी बना लेते हैं, कुछ वर्षा से भी बना सकते हैं, कुछ प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जो इनके अनुकूलन रहते हैं वो जातीय क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। जो अनुकूलन नहीं होते और वो नष्ट होने लगते हैं। जो इनके प्रति अगर नहीं रहेंगे वर्षा, प्रकाश, ताप के अनुसार, वो क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। अभी पीछे में बताया हूँ, ये भी बता रहा हूँ। प्राकृतिक विभिन्नताएं क्या है देख लेंगे। एक ही जाति के दो जीव कभी समान नहीं हो सकते, यानी एक ही जाति का, मान लीजिए हम हैं तो हमारे जैसा कोई है नहीं है। यहाँ तक कि माता पिता के सभी संतानों अलग अलग होते हैं, जैसे मैं बताया। इनमें पाई जाने वाली विभिन्नताओं को ही डार्विन विचलन विभिन्नताएं कहा जाता है, यानी डार्विनवाद भी कहा जाता है। डार्विन विचलन यानी एक पित्र से, यानी एक पिता से दो बच्चे होंगे तो एक समान नहीं होंगे, उनमें क्या होंगे, अलग अलग संतान, यानी अलग अलग रूपरेखाएं होंगी जिनको पहचान सकते हैं कि बड़ा है, छोटा है, इनका नाम ये है, इनका नाम है, तभी तो पहचानते हैं ना। 140 करोड़ की आबादी में पहचान पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे। विभिन्नताएं जैव विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इसके बिना जैव विकास की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। वही चीज़ मैं बताया। चौथा क्या है देख लेते हैं। प्राकृतिक वर्णन क्या होता है। प्राकृतिक विभिन्नताओं का चयन करती है। जाति का अस्तित्व प्रकृति के इस चयन पर निर्भर करती है। वे जातियाँ जिनकी चयन प्रकृति करती है विकसित होती हैं, प्रकृति जिनका चयन नहीं करती है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। डार्विन ने इस प्रक्रिया को प्रकृति वर्णन कहा है, जबकि हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहा है। क्लियर, आगे चलते हैं। नई जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। जो जीव योग्य होते हैं, यानी जो जीव योग्य होते हैं उनमें उपयोगी विभिन्नताएं वंशागत होती रहती है। हजारों वर्ष बाद भी ये विभिन्नताएं एक साथ मिल करके एक नई जाति का विकास करती है और ये चक्र लगातार चलती रहती हैं। यानी कहने मतलब कि जो प्रोसेस चल रहा है, जो ऐसे मान लीजिए कि जो आपके दादाजी थे उनका पुत्र हुए आपके पिताजी, उनका पुत्र आप हुए, आपका भी पीढ़ी होगा, तो ये जीवन प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। विकास की क्रिया विधि क्या है देख लेते हैं। विकास की क्रिया विधि, डार्विन ने विकास की क्रिया विधि का आधार विभिन्नताओं को माना है, यानी आधार जो है विभिन्नता है, लेकिन यह खुद नहीं बता पाए कि ये विभिन्नताएं आती कहाँ से है, यानी खुद ये नहीं पता कि विभिन्नता आती कहाँ से है। इसके बाद ह्यूगो डुब्रिज ने इवनिंग प्राइमेज पर काम करके उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार आनुवंशिक पदार्थ में आए बदलाव के कारण जीव लक्षण प्रारूप में ही बड़े परिवर्तन होते हैं, उसे परिवर्तन कहते हैं तथा ये सिद्धांत उत्परिवर्तन कहलाता है। इसके अनुसार परिवर्तन विकास से ही होता है। उत्परिवर्तन से क्या होता है, विकास होता है। डार्विन के विभिन्नता व ह्यूगो डी ब्रिज के उत्परिवर्तन में अंतर क्या है, अंतर पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सी। देखिए अंतर ये पढ़ लेंगे। विभिन्नता का परिवर्तन मैं पढ़ाता हूँ। जीव के लक्षण प्रारूप में जो छोटे परिवर्तन होते हैं जो आनुवंशिक होते हैं उसे विभिन्नता कहते हैं, और आनुवंशिक पदार्थ में और लक्षण प्रारूप जो बड़े परिवर्तन होते हैं उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। क्लियर, किसी को दिक्कत। अब विभिन्नता देख लेते हैं। विभिन्नता क्या है, परिवर्तन क्या है। एक निश्चित दिशा में होता है विभिन्नता, एक निश्चित दिशा में होगा। क्लियर। और परिवर्तन क्या होगा, ये दिशाहीन होता है, इसका कोई दिशा नहीं होता है। परिवर्तन हो गया कि मान लीजिए कि आप लोग हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं इंटर में क्लास 12 बायोलॉजी, अगर आप सक्सेस नहीं हुए तो मैथ पढ़ लेंगे। अगर केमिस्ट्री लिए हैं, बायोलॉजी लिए हैं, जा रहे हैं बायोलॉजी करते करते, बीएससी भी कर लिए हम डॉक्टर लाइन में जाना चाहते हैं, यदि नहीं हुआ तो क्या करते हैं, केमिस्ट्री ले लेते हैं और हम कहीं पैथोलॉजी खोल लेते हैं। क्लियर। तो यह दिशाहीन हो गया। इसके विकास क्रमशः होते हैं किसका, विभिन्नता का। ये हमेशा होता रहता है, क्रमबद्ध होता है, विकास क्रमबद्ध होता है। इसमें विकास अचानक होता है जो बड़ा हो जाता है। क्लियर। इनमें विकास धीरे धीरे होता है, किसमें, विभिन्नता में। इनमें विकास तेजी से होता है, कि इसमें
उत्परिवर्तन में। क्लियर? 4 पॉइंट थे, आगे चलते हैं। हार्डी विनगर्स का सिद्धांत देख लेंगे। इंग्लैंड के वैज्ञानिक हार्डी तथा जर्मन वैज्ञानिक विनबर्ग से स्पष्ट किया गया कि जीन की आवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, समान रहती हैं। क्लियर? इनमें किसी प्रकार की आनुवंशिक परिवर्तन नहीं होता है, इनमें किसी भी प्रकार के जीन परिवर्तन नहीं होते हैं, प्राकृतिक वर्ण नहीं पाया जाता है। और हार्डी विनबर्ग ने एक गणितीय समीकरण का सहायता लिया जो समझाया है, देख लीजिए, जिसे हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत कहा जाता है। वह समीकरण क्या है? P2 प्लस PQ प्लस P2 अर्थात 1। यानी कहने का मतलब कि वंशागत के अनुसार जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रक्रियाएं हैं वो अलग अलग भी मतलब कि ऐसे कह सकते हैं कि एक पिता के 3 पुत्र हैं, आज सभी में क्या करेंगे, DNA समान उपस्थित होंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कि 3 पुत्र हो गए और इनका एक पित्र है और इनमें क्या होगा, DNA समान होंगे। इसी को आनुवंशिक प्रक्रिया कहा गया है। यही हार्डी विनगर्स का नियम का समीकरण है। क्लियर हुआ? इसे नोट कर लीजिए, समीकरण पूछ लेता है। आगे देखते हैं। संस्थापक प्रभाव क्या है? जब लोगों एक छोटा समूह, जिसे संस्थापक समूह कहते हैं, जब लोगों में एक छोटा सा समूह होता है उसको संस्थापक समूह कहते हैं, अपने प्राचीन संस्थान को छोड़कर अपने नए संस्थान पर जाता है तो उस नए स्थल की आबादी में क्या होती है, भिन्नता हो जाती है। उसकी आबादी में नए जीन की उत्पत्ति को संस्थापक प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए दूर स्थित द्वीपों पर नई जाति का विकास होना, दूर स्थित द्वीपों पर नई जाति का विकास होना संस्थापक प्रभाव इसी को बोला जाता है, जो दूर स्थित द्वीपों पर नई जाति का निर्माण होता है। क्लियर? द्वीप के बारे में आता तो बहुत बारीकी जानते होंगे। आगे देखेंगे, मानव का उद्भव और विकास, ये क्या होता है? मानव का विकास लगभग 15 मिलियन साल पहले कपिवंश से हुआ है, यानी बंदर से। अभी बताया गया मछली से, लेकिन कुछ लोग कहते हैं बंदरों से हुआ है। जो आज के कपिवंश के अस्तित्व में गोरिल्ला चैंपीज, यानी गोरिल्ला चैंपीज क्या है, भी बंदर के भांति होते हैं, जो गिब्बन व ओरंगुटान है। क्या है? गिब्बन व ओरंगुटान है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। सब थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। डियोपिथिक्स क्या होता है? ये कवि के पूर्वज थे। कवि यानी कपि है, कपि मतलब बंदर, कवि नहीं है, कपि है। कपि के पूर्वज थे। उत्तरी अफ्रीका, तंजानिया, एशिया, यूरोप के मध्य में मायोसीन और प्रारंभिक प्लायोसीन काल की चट्टानों में इसके अवशेष मिले हैं। क्लियर हुआ? लक्षण क्या है? एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि बायोलॉजी समाप्त होते ही आप लोगों को मैं फिजिक्स और इंग्लिश लेकर आऊँगा, ठीक है? इंटर में मैथ भी है, वो भी लेकर आऊँगा। धैर्य बना कर रखिए, सब मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा देर लगे, लेकिन टोटल विषय में दे दूंगा आप लोग को। हाँ, क्लास 10 को भी अभी मैं कुछ नहीं पढ़ाया हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि उनका सामाजिक विज्ञान दे दूँ, मैथ दे दूँ, इंग्लिश दे दूँ, ताकि बच्चे भागदौड़ ना करें, परेशान ना हो। आप क्या पढ़े हो उससे मतलब नहीं है। आप यहाँ पढ़िए, इस प्लेटफॉर्म पर पढ़िए, मेरे प्लेटफॉर्म पर पढ़िए, और आप 90+ लाने का लक्ष्य रखिए। क्लियर मैं बता रहा हूँ। वही पढ़ाया जाता है जो UPMSP बोर्ड पूछता है, यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जो बोर्ड है वही पूछता है, मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ। लक्षण क्या है? ये चैंपेजी व कपि से मिलते जुलते हैं। चैंपेजी अलग हो गए और कपि अलग हो गए, लेकिन दोनों क्या होता है, शकल मिलते जुलते हैं। दूसरा, ये चैंपेजी व गोरिल्ला की तरह चलते हैं। ये चैंपेजी जो होते हैं वो किसके अनुसार, गोरिल्ला के भांति चलते हैं। तीसरा, शरीर पर घने रोए होते हैं, यानी बाल होते हैं। चौथा, ड्रियोपिथिक्स के बाद मानव वंश का शुरुआत होता है, यानी ड्रियोपिथिक्स के बाद मानव वंश का, यानी मानव जो है, मनुष्य है, उनका वंश का शुरुआत हो जाता है। अब रामापिथिकस क्या होता है? रामापिथिकस के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं कि रामापिथिकस क्या होता है। यह मनुष्य के जैसा दिखने वाला होता है जो पिछले पैर पर खड़ा होता है, रामापिथिकस। क्लियर? यह एक उपमानव है, यानी मानव का ही दूसरा रूप है, जो भारत के शिवालिक पहाड़ियों में 1955 में इन्होंने जीवाश्म पाए गए थे,
जो ये लगभग 1.3 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पाए जाते थे। यानी पहले की बात है, 1.3 करोड़ साल पहले इनको पाया गया था। कौन? रामापिथिकस, जो मनुष्य का भांति पिछले पैर पे खड़ा होते थे। हम लोग को भी 4 पैर ही थे, लेकिन 2 हाथ हो गए और 2 पैर हो गए। क्लियर? आगे चलते हैं। अब लक्षण देखते हैं, क्या लक्षण कैसा था, लक्षण के बारे में पढ़ लेते हैं। ये मनुष्य के समान दिखते थे, अभी मैं बताया। इनके दांतों व जबड़े रचना मनुष्य के समान था। इनके शरीर में घने रोमे थे। क्लियर? आगे देख लेते हैं थोड़ा सी। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से पढ़ाए जाते हैं। इसे यूट्यूब पे पाने के लिए LCC सिकटिया SIKATIA सर्च कीजिए। आप हमारा चैनल पाइए, प्ले स्टोर में सभी वीडियो उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। क्लियर? चौथा क्या है? इनकी लंबाई 4 फीट से कम होती थी, यानी बौने होते थे, छोटे होते थे। अगला देखते हैं, होमो हैबिलिस क्या होता है। होमो हैबिलिस क्या होता है, इसको मैं बता देता हूँ। होमो हैबिलिस क्या होता है? यह हथियार और औजार निर्माण की खोज करते थे। ये हथियार जो बनाते थे, औजार बनाने का कार्य करते थे। क्लियर? इसको होमो हैबिलिस बोलते हैं। प्रथम मानव समान पूर्वज क्या है, इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। टॉपिक बना बना कर पढ़ रहे हैं हम लोग। प्रथम मानव जिसने शिकार करने के लिए पत्थरों और औजार बनाना प्रारंभ किया, होमो हैबिलिस कहा गया। ठीक है? इसीलिए इसे प्रथम टूल मेकर मैन कहते हैं, वही होमो हैबिलिस कहा जाता है। ये मांस नहीं खाते थे, लेकिन कपाल की क्षमता इनकी 650 से 800 सीसी के मध्य थी। और हमारे मस्तिष्क कितने ग्राम का है भाई इस समय? तो 13.5 ग्राम का है। क्लियर? 1350 ग्राम का है हमारा मस्तिष्क, माइंड, जिनके जीवाश्म डॉक्टर लेके द्वारा अफ्रीका में 2 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टानों से प्राप्त किए गए। ये गुफाओं में रहते थे। कौन? होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इरेक्ट क्या है इसके? होमो इरेक्ट्स, ये होमो इरेक्ट्स आपको मैं बता देता हूँ कि होमो इरेक्ट्स के बारे में मनुष्य जैसा दिखने वाला ही पर प्राणी होता है, जो मैं पहले बताया था। अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ वही चीज़ तो है, होमो इरेक्ट्स। ये 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व विद्यमान थे, यानी इनका मतलब कि उत्पन्न हुआ था, ये थे, उपस्थित थे। इनका मस्तिष्क बड़ा 900 सीसी कपास क्षमता युक्त था, यानी 900 सीसी का इनका कपाल था, सिर था। ये गुफाओं में रहते थे और संभवतः मांस खाते थे। क्या करते थे? मांस का सेवन करते थे। होमो सेपियंस निएंडरथैलेसिस ये 1 लाख से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख से 4 लाख वर्ष पूर्व क्या थे? मध्य एशिया देशों में रहते थे, तथा इनके जीवाश्म जर्मनी की क्या निएंडरथल घाटी में प्राप्त किए गए थे। ये जगह का नाम है। जो इनके मस्तिष्क का आकार क्या था? 1400 सीसी का था, जो आधुनिक मानव में समान है। यानी 1350 ग्राम में बताया ना, तो वही वहाँ पे 1400 ग्राम था। क्लियर? ये अपने शरीर की रक्षा के लिए जानवरों की खाल का प्रयोग करते थे। ये अपने मृतकों को जमीन में दफनाने यानी गाड़ने का कार्य करते थे, जो आत्मा की अमरता के विश्वास रखते थे। यानी उनको गाड़ने पर क्या होता था कि इनकी आत्मा क्या होगी? अमर हो जाएगी। ये झोपड़ियों में रहते थे और स्वभाव में सर्वाहारी थे। यानी ये झोपड़ी में रहते थे लेकिन स्वभाव से सर्वाहारी दिखते थे। लेकिन ये क्या थे? आपको मैं बता चुका हूँ कि ये मांस खाते थे। आते नहीं, खाते थे, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ठीक है, देख लेंगे। आधुनिक माने यानी इस समय का मानव कैसा है देख लेते हैं। 75,000 से 10 लाख 1 लाख 75,000 से 1 लाख वर्ष पहले यानी पूर्व हिमयुग के दौरान आधुनिक मानव पैदा हुआ। यानी 75,000 से 1 लाख पूर्व कौन? हिमयुग के दौरान आधुनिक मानव पैदा हुए। यह अफ्रीका में विकसित हुए और धीरे धीरे विभिन्न महाद्वीपों में फैल गए।
महाद्वीपों में फैल गए। इसके बाद यह विभिन्न प्रजातियों में विकसित हुए। यह आज का मानव है जिसकी कपाल क्षमता 1300 से 1600 ग्राम है, यानी सीसी में। तो मैंने बताया क्या है 1350, यानी 1600 होता है लेकिन 1350 एक्चुअल होता है, सबका माइंड 1350 होता है। इस मानव में पूर्ण विकसित ठोड़ी, पूर्ण विकसित बोलने का केंद्र, यानी ठोड़ी मतलब अगला चेहरा देख लेते हैं। ठोड़ी आपका है ना, जो जहाँ से बोल रहे हैं हम लोग मुख से, उसके नीचे वाला ठोड़ी बोलते हैं, जो दाढ़ी होता है निचला हिस्सा। इनका बोलने का केंद्र, एक बोलने का सीमा होता है, केंद्र होता है जो अंदर उपस्थित होता है शरीर के अंदर। तुलनात्मक रूप से छोटा ललाट तथा शरीर पर बाल कम होते हैं। देख लेंगे अपने शरीर पे, किसी किसी में बाल है, किसी किसी में बाल नहीं है, यानी रो में। ये स्वभाव से सर्वाहारी होते हैं, यानी स्वभाव से सर्वाहारी होते हैं। क्या आप लोग सर्वाहारी हो? नहीं, आप लोग भी मांसाहारी हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो सर्वाहारी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं मांसाहारी हैं। इस समय तो 90+ मान लीजिए कि मांसाहारी हैं। कृषि का प्रारंभ भी इसी मानव द्वारा किया गया है। कृषि कार्य लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हुआ था, जो मानव बस्तियां बनाना शुरू हुई, यानी जिससे क्या हुआ, मानव अपना अपना बस्ती यानी कस्बा गांव बनाना शुरू कर दिए। क्लियर? आगे चलते हैं। बस लास्ट हमारा टॉपिक खत्म हुआ। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस सिकटिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से पढ़ाए जाते हैं। आप लोग कोर्स यहाँ पे ऑनलाइन फ्री दिया जा रहा है। मैं सभी विषयों को लेकर आऊँगा आप लोगों के साथ। यूट्यूब चैनल पे प्ले स्टोर में जा करके आप अपने वीडियो को देखें और पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये बहुत हार्ड नहीं है, जो हम हाई स्कूल में पढ़े हैं वैसी चीज़ को दोहराया जा रहा है। क्लियर? चलिए, थैंक यू। अगले वीडियो के लिए बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो ही वीडियो चढ़ाऊँ, अपलोड करूँ यूट्यूब पे, तो ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर? ओके, थैंक यू।